हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड शू के साथ, जिसकी स्टेप मॉम ने उसे किसी ओल्ड मैन को बेच दी होती है पैसों के लिए और उन्होंने शू को ड्रग दे दी होती है। शू उनसे कहती है कि मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी सगी मॉम नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें किस दिन के लिए पाली थी, इसी दिन के लिए। और फिर ये ओल्ड मैन शू के क्लोज जा रहा होता है, पर तभी वो उसके सर पे बॉटल से मारती है और यहाँ से भाग जाती है। और तभी हम इस होटल में हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जो है। वो अपनी प्ले बॉय वाली इमेज बनाने के लिए होटल में दो लड़कियों को अपने साथ लाया होता है और जैसे उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है तो वो इन्हें पैसा देकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी जो को उसकी ग्रैंडमा कॉल करके इस बारे में चिल्लाने लगती है कि आखिर वो ये सारी हरकतें करेगा तो कौन लड़कियों से शादी करेगी। तो जो कहता है कि ग्रैंडमा ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। इतने में हम यहाँ शू को देखते हैं जो कि उस ओल्ड मैन से बचते हुए भाग रही होती है और वो यहाँ जो से टकरा जाती है जो कि उसे गिरने से बचाता है। फिर जैसे वो आदमी यहाँ पर जो को देखता है तो वो डर के यहाँ से भाग जाता है क्योंकि जो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत ही अमीर है। जो यहाँ से जाने लगता है कि तभी शूज का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मेरी हेल्प कर दो और फिर उसे किस करने लग जाती है। जो बहुत ज्यादा शॉक होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारी एज हो चुकी है, तो वो हाँ कहती है। फिर दोनों ही किस करते हुए होटल रूम में आ जाते हैं और साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हम डायरेक्ट एक महीने बाद देखते हैं कि शू यहाँ हॉस्पिटल गई होती है और डॉक्टर उसका चेकअप करके उससे बताता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसके ट्विंस होने वाले। शू बहुत ज्यादा शॉक होती है और वो डॉक्टर से अबॉर्शन की बात करती है। तो डॉक्टर इस बारे में डिस्कस करने के लिए उसे अपनी फैमिली को बुलाने के लिए कहता है। तो शू मनाने लगती है कि इसमें फैमिली की क्या जरूरत है, मैं अब बड़ी हूँ, मैं खुद साइन कर सकती हूँ। पर डॉक्टर इसके लिए फिर भी नहीं मानता है और उसे फैमिली की साइन लाने के लिए बोलता है। शू बाहर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद खाना खा सकूँ, तो अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। इतने में शू के हाथ से उसका रिपोर्ट उड़ जाता है। वो जैसे ही रोड पर अपना रिपोर्ट उठाने जाती है तभी सामने एक कार आ जाती है जिसमें जो बैठा होता है अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ और वो शू को देखते के साथ ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। शू भी जो को देखते के साथ ही पहचान जाती है और वो सोचती है कि जो तो एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है, आखिर ऐसा बंदा मेरे साथ बेबी क्यों करना चाहेगा। फिर जो जैसे ही अपने कार से बाहर निकलता है शू से बात करने के लिए, तो शू उसे देखते के साथ ही जल्दी से अपनी रिपोर्ट लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर हम बार में जो की गर्लफ्रेंड लिन को देखते हैं जो कि अपनी कजिन रैन से बात कर रही होती है। रैन उसे कहती है कि सिस्टर तुम जो की गर्लफ्रेंड बन चुकी हो जो कि इतना रिच बंदा है और उसके बारे में रूमर्स है कि उसने 3 महीने से ज्यादा किसी भी गर्लफ्रेंड को डेट नहीं किया, पर तुम्हें उसे डेट करते हुए 4 महीने हो चुके हैं। तो लगता है मिस्टर जो की वाइफ तो तुम ही बनोगी, बस तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ और उसकी बेबी की मॉम बन जाओ, फिर सारी बात बन जाएगी। हम देखते हैं कि शू इसी बार में वेट्रेस की जॉब पे लग गई होती है और वो इन लोग को ड्रिंक सर्व करते हुए इन लोग की बातें सुनने लगती है। लिन कहती है कि मैं तो उसकी वाइफ बनना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो मेरे क्लोज ही नहीं आता है और उसने मुझे कभी किस नहीं किया और मैंने सुनी हूँ कि उसने आज तक किसी और लड़की को भी किस नहीं किया है क्योंकि शायद वो एक बहुत बड़ा जर्मोफोब है। शू ये सुनकर अपनी और जो की किस को याद करने लगती है और गलती से वो वाइन को ग्लास में डालते हुए गिरा देती है। तो लिन शू को स्लैप मारते हुए उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, आखिर तुमने मेरे ऊपर वाइन कैसे गिराई। तभी मैनेजर यहाँ पर आकर शू को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, और फिर ये इसे तुरंत ही नील डाउन करवा देता है और कहता है कि अब भी मिस लिन से माफी मांगो। और मैनेजर लिन को मनाने लगता है कि प्लीज आप इस बारे में मिस्टर जो को मत बताना, नहीं तो हमारे बाहर का बिजनेस खराब हो जाएगा। लिन कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें मुझे खुश करने के लिए अब क्या करना चाहिए। तो मैनेजर यहाँ पर शू से कह देता है कि तुम्हें मैं फायर कर रहा हूँ। शू ये सुनते के साथ ही लिन को मनाने लगती है कि मिस लिन आप मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे यहाँ से फायर मत करो, मुझे इस जॉब की जरूरत है। तो लिन इसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथ से मुझे टच करने की, और वो इसे जल्दी से पुश कर देती है और उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंकती है। पर इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और शू को गिरने से बचा लेता है और ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। फिर मैनेजर यहाँ पर जो को जल्दी से कहने लगता है कि मिस्टर जो आप फिक्र मत करो, इस लड़की ने मिस लिन के ऊपर ड्रिंक गिरा दी थी और मैंने इसे सबक सिखाने के लिए पहले इसे फायर कर चुका हूँ और मैं इसकी सैलरी भी कट कर दूंगा। तभी लिन आकर जल्दी से जो को बताने लगती है कि तुमने ये ड्रेस मेरे लिए खरीदे थे और देखो इस लड़की ने सब खराब कर दी। ऐसा बोलकर ये जैसे ही जो का हाथ पकड़ने लगती है तभी वो उसे दूर करता है और वह अपने फ्रेंड चीमो से कहता है कि तुम्हें पता है ना गार्बेज को डस्टबिन में होना चाहिए। तभी मैनेजर कहने लगता है कि मिस्टर जो मुझे पता है ये लड़की एक गार्बेज है और मुझे इसे यहाँ पर हायर करना ही नहीं चाहिए था, मैं इसे अभी यहाँ से निकाल देता। फिर लिन भी यहाँ पर शू को गार्बेज कह रही होती है तो शू यहाँ से जाने लगती है, पर तभी जो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ से भाग कैसे सकती हो। और फिर जो का फ्रेंड चीमो यहाँ बार के मैनेजर को फायर कर देता है और गार्ड्स उसे पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर लिन तो जल्दी से पलट
पलट जाती है और जो से कहने लगती है कि हाँ, उस जैसे बंदे को तो फायर कर ही देना चाहिए था। चलो तुम जल्दी से अंदर चलो, मेरे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वो फिर से उसका हाथ पकड़ने जाती है, पर जो उसका हाथ दूर करता है और उसे समझा देता है कि अब मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप यहीं पर ही खत्म होती है। लिन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और जो उसी के सामने से शू का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। पर तभी शू जो को रोकती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपना बैग लेना है और अपने घर जाना है। तो जो यहाँ पर अपने फ्रेंड से बैग मंगवाता है और फिर शू को लेकर रूम में जाता है और फिर अपनी जैकेट उतार कर उसके क्लोज जाने लगता है। तो ये कहती है कि तुम क्या चाहते हो? जो कहता है कि हमने पहले भी ये कर चुके हैं, तो तुम जानती होंगी मैं क्या करना चाहता हूँ। पर शू से अपने क्लोज नहीं आने देती और कहती है कि मैं ये सब नहीं करने वाली। तो जो जाके बैठ जाता है और शू को अपने पास बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम जानती हो ना कि ये कौन सी जगह है? तो अगर तुम ऐसी जगह पे वेट्रेस की जॉब करोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं वापस तुम्हारी हेल्प करूं? शू कहती है कि अगली बार मैं केयरफुल रहूंगी और उस बारी जो हुआ था वो मैंने जानबूझ के नहीं की थी और अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारी नजरों के सामने कभी नजर नहीं आऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। जो कहता है कि उस दिन जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो शू सोचती है कि आज मैंने पूरा दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, तो कहीं मेरे बेबी को कुछ हो ना जाए। फिर वो काफी हेसिटेट करते हुए कहती है कि मुझे एक। तो जो सोचता है कि कितनी लालची लड़की है, इसे 1 बिलियन चाहिए। पर तभी शू से कहती है कि उसे बस 1 ग्लास मिल्क चाहिए। फिर जो यहाँ पर वेट्रेस को कहकर इसके लिए मिल्क मंगवाता है और ये तुरंत ही पीने लग जाती है। तो ये कहता है कि क्या तुम्हारे लिए 1 ग्लास मिल्क काफी है? ये कहती है कि हाँ मेरे लिए काफी है। तो जो कहता है कि तुम अभी बहुत ही यंग हो, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। फिर जो को किसी की कॉल आ जाती है तो वो साइड में बात करने चला जाता है और शू सोचती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है जैसा कि मैंने इसके बारे में सुनी थी, शायद ये मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर ले। जो अपने कंपनी के किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है और वो बात करते हुए यहाँ पर शू को देखने लगता है। तो ये डर जाती है कि क्या इसे मेरे बच्चे के बारे में पहले पता लग गया। पर जो तो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है और वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि मेरी फैमिली ऐसी बेकार चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और शू इसकी बातें सुनकर सोचती है कि शायद वो उसके बेबी के बारे में बात कर रहा है कि उसकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो इस चीज से डील करने के लिए अपने एम्प्लॉय को बोलता है। तो शू सोचती है कि ये मेरे बच्चे को अबॉर्ट करना चाहता है। फिर ये जल्दी से रिपोर्ट को वापस अपने पॉकेट में रख लेती है और इसे ऐसे घबराता हुआ देखकर जो तो सोचता है कि इसे ठंडी लग रही है, तो वो उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है। इतने में यहाँ पर जो का फ्रेंड आ जाता है और उसे बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसे ढूंढ रही है, वो भी बहुत जल्दी में। तो जो कहता है कि ठीक है फिर मैं जाता हूँ और तुम इस लड़की से डील कर लो। और ये अपने फ्रेंड को समझा देता है कि इस लड़की को जो भी चाहिए तुम इसे दे देना। और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो इसका फ्रेंड सोचता है कि जो आज तक कोई भी लड़की के साथ रिलेशन में नहीं रहा है और उसने बस जानबूझ के अपनी खुद की रेपुटेशन खराब किया है कि वो एक प्ले बॉय है और इस लड़की को वो शायद सच में लाइक करता है, तभी उसकी इतनी केयर कर रहा है। फिर जो का फ्रेंड यहाँ पर शू से कहता है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पर बात करता हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? शू डर जाती है कि ये लोग उसके बच्चे को अबॉर्ट करने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तो जो का फ्रेंड सोचता है कि इसे क्या हो गया, क्या इसे पैसे नहीं चाहिए? और तभी वो यहाँ पर शू की रिपोर्ट उठा लेता है। दूसरी तरफ जो बहुत ही जल्दी में अपने घर पहुंचता है ये सोचकर कि उसकी ग्रैंडमा को क्या हो गया। और तभी वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने बहाने करके उसे यहाँ पर बुलाई हुई थी। जो कहता है कि ग्रैंडमा मुझे आपकी ट्रिक मालूम चल गई है, आप बार बार यही करती हैं। तो उसकी ग्रैंडमा उसे चलाती है और नील डाउन होने के लिए बोलती है। तो जो पूछता है कि ग्रैंडमा इस बार मैंने क्या किया? तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने क्या नहीं करे हो। और फिर वो उसकी और शू की फोटो दिखाती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी छोटी लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकते हो, तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब करके रख दिया। जो नील डाउन हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा से मार खाने के लिए तैयार होता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने इतनी आसानी से अपनी गलती मान ली। तो कहता है कि ग्रैंडमा पास्ट में तो मैंने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन इस बार मुझे सच में गलती हुई है। तो ग्रैंडमा भी इसे मारने लगती है और कहती है कि मुझे लगता था कि तुम अब तक होश में नहीं हो और तुम्हें एक दिन होश आ जाएगा और तुम शादी कर लोगे, पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है तुमने लॉ का रूल तोड़ा है। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा वो छोटी नहीं है, उसकी एज हो चुकी है। इतने में यहाँ पर जो का फ्रेंड चीमो आ जाता है और वो ग्रैंडमा को बताने लगता है कि ओल्ड मैडम आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले, वो लड़की प्रेग्नेंट है और अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं हो रहा तो ये लो रिपोर्ट देख लो। फिर ग्रैंडमा तो रिपोर्ट देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जो जल्दी से रिपोर्ट ले लेता है और देखने लगता है। ग्रैंडमा तो यहाँ पर गॉड से प्रे करने लगती है कि उन्होंने उनकी विश पूरी कर दी है और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उन्हें दे दिए। पर जो इस पर बिलीव नहीं करता, वो कहता है कि ये रिपोर्ट फेक हो सकती है। तब ग्रैंडमा जो को ऑर्डर देने लगती है कि मैं नहीं जानती, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बाहर ऐसे नहीं रह सकते, तो तुम अभी जाकर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को घर लेकर आओगे और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को भी। तो कहता है कि वो आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं है। तो जो की ग्रैंडमा कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, अब उसके पास हमारी जो फैमिली का खून है, तो वो ही इस फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ होगी और तुम कल ही जाकर उस लड़की के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लोगे ताकि बच्चे हमारी फैमिली में ऑनर के साथ हो। जो कहता है कि ग्रैंडमा अभी हमें कुछ नहीं पता है कि ये रिपोर्ट असली है या नहीं। फिर ये अपने फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि वो इस बारे में सच पता करे और फिर ये ग्रैंडमा से कह देता है कि आप फिक्र मत करो, अगर वो सच में आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन हुए ना तो मैं बेबी को घर ले आऊंगा।
आऊंगा, लेकिन वो लड़की और मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर ग्रैंडमा गुस्से में चुप बैठ जाती है और जो सोचता है कि लगता है उसका पैसों से पेट नहीं भरा, तो वो प्रेग्नेंट होने की ट्रिक्स वगैरह कर रही है। सच में मैंने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया और इसे अच्छी समझा। वो अपने तरफ शू हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को अबॉर्ट करने का फैसला ले चुकी थी। फिर शू का नंबर आ जाता है और वो अपनी फीस भरने जाती है और अबॉर्शन फी 3000 होती है और वो अपना कार्ड देती है पे करने के लिए। पर नर्स चेक करके बताती है कि उसके कार्ड में तो कोई पैसे ही नहीं है। शू को सुनकर काफी शौक लगता है कि उसके सारे पैसे कहाँ चले गए जो कि उसने पार्ट टाइम जॉब्स करके कमाई थी। तभी इतने में शू को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची, जल्दी से आकर खाना बनाओ, तुम्हारे भाई को भूख लग रही है। शू जैसी घर पहुंचती है तो इसकी स्टेप मॉम इसे चिल्लाने लगती है कि उसने खाने में सिर्फ ये वेजिटेबल्स लेकर आई है। वो कहती है कि क्या तुम्हारा भाई ये खाएगा, क्या तुम और पैसे खर्च करके कुछ अच्छा नहीं ला सकती थी। और फिर वो उसका जेब चेक करने लगती है कि तुमने सारे पैसे छुपा के रखी होंगी ना। शू कहती भी है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फिर शू अपने स्टेप ब्रदर के पास फोन देखकर उसे पूछती है कि इतना महंगा फोन खरीदने के उसके पास पैसे कहाँ से है। तो वो बताता है कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारे पैसे हैं, पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए $2 छोड़ा था। तो शू रोने लग जाती है, कहती है कि वो मेरी कॉलेज फीस भरने के लिए था, आखिर तुम मेरे पैसे कैसे ले सकते हो। और वो उसे पैसे रिटर्न करने के लिए बोलती है। तो शू की स्टेप मॉम उससे चिल्लाती है कि आखिर तुम कैसे बात कर रही हो। शू अपनी मॉम को भी बनाने लग जाती है कि वो उसके भाई को बोलकर उसके पैसे दिलवा दे क्योंकि वो उसने लोन ली थी और उसे भरने पड़ेंगे। तो इसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर मिलकर उसे ब्लेम करने लगते हैं कि उन लोगों को तो इससे और पैसे चाहिए थे और ये तो बहुत ही कम है। तो अब वो लोग उसे बेचने के लिए लेकर जाते हैं और उसे कोई डॉक्यूमेंट पे साइन भी करने के लिए बोलते हैं ताकि उसे बेच सके। पर शू साइन करने के लिए नहीं मानती और वो बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम उसे और चिल्लाने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसे वो उसका फायदा कैसे उठाएंगी और उससे पैसे कैसे कमाएंगी। ये लोग शू से पूछ लगते हैं कि तुम्हारे बच्चे का डैड कौन है। शू का ब्रदर कहता है कि मॉम ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमें उस आदमी से ब्राइड प्राइस के पैसे लेने चाहिए और बच्चे के भी। तो शू की स्टेप मॉम उसे धमकी देती है कि उसे बताना ही पड़ेगा कि उसके बच्चे के डैड कौन है। दूसरी तरफ हम जो के फ्रेंड को देखते हैं जो कि रिपोर्ट लेकर आता है और उसकी ग्रैंडमा को बताता है कि सच में वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसके ट्विंस होने वाले। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहती है कि देखा, सच में वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर अब तुम उन्हें घर नहीं लाओगे तो तुम भी घर नहीं आ सकते। फिर जो अपने फ्रेंड से पूछता है कि उस लड़की के बारे में क्या पता चला, वो कहाँ पर है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि मुझे बस ये पता चला कि आज वो हॉस्पिटल गई थी पर उसके कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं थे तो इसलिए हॉस्पिटल वालों ने उसे निकाल दिए। जो कहता है कि ऐसे कैसे उसके पास पैसे नहीं है, क्या तुमने उस दिन उसे पैसे नहीं दिए। तो जो का फ्रेंड बताता है कि मैं तो उसे पैसे देना चाह रहा था पर वो लड़की वहाँ से भाग गई थी और तभी तो वो गलती से अपना रिपोर्ट गिराकर चली गई थी और रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई। ये सुनते के साथ ही जो अपने फ्रेंड को शू को ढूंढने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शू जो के बारे में कुछ नहीं बता रही होती है तो इसके स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर उसका अबॉर्शन करने के लिए लेकर जाते हैं। अभी वो बता देती है कि मेरे बच्चे का डैड मिस्टर जो है। तो स्टेप ब्रदर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता भी है मिस्टर जो इस शहर का रिचेस्ट मैन है। स्टेप मॉम कहती है कि तुमने सोची भी कैसे कि हम तुम्हारी बात पर बिलीव करेंगे, अगर सच में तुम्हारे बच्चे का डैड मिस्टर जो जैसा रिच मैन होता तो तुम यहाँ पर नहीं होती। जो कार से निकल जाता है शू को ढूंढने के लिए और जैसे यहाँ पे डॉक्टर शू को इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है तो जल्दी से वो यहाँ से भागने लगती है पर उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मॉम बाहर तक आ जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं और उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि आज मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। पर तभी यहाँ पर सामने जो की कार आ जाती है और जो सामने से आने लगता है तो ये देखकर शू बहुत ही खुश जाती है कि वो उसे बचाने आ गया। शू की स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर शू के बारे में बताने लगते हैं कि मिस्टर जो ये लड़की आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि इसके बच्चों के डैड आप हैं। सच में ऐसे कैसे ही आपका नाम खराब कर सकती है, तो हम लोग बस इसे सबक सिखा रहे थे। जो अपने गार्ड्स को इन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है और वो शू से कहता है कि अब तुम रो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो शू बताने लगती है कि हमारा बेबी, और ये बोलकर वो बेहोश जाती है। फिर जो उसे उठा के यहाँ से लेके जा रहा होता है और उसके गार्ड्स यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को सबक सिखा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू को अभी भी होश नहीं आया होता है और जो उसके लिए मेडिसिन सूप मंगवाता है और जैसे ही उसे पिलाने जा रहा होता है तो शू उठ जाती है और वो जो को देखते के साथ ही पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें अपने बेबी को मारने नहीं दूंगी। फिर जो जल्दी से अपने मुंह में मेडिसिन लेकर उसे किस करते हुए मेडिसिन पिलाता है और उसे बताता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है। तो शू ये सुनकर खुश जाती है और वो सोचती है कि यानी ये मेरे बेबी को मारना नहीं चाहता है। जो कहता है कि डॉक्टर ने बताया था कि बेबी को ये मेडिसिन की जरूरत है और अब तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें और बेबी को बुली करने नहीं दूंगा। तो शू पूछती है कि तुम्हें तो बेबी नहीं चाहिए था ना। तो ये कहता है कि आखिर मेरे बेबी मुझे क्यों नहीं चाहिए रहेंगे। फिर यहाँ पर जो का फ्रेंड आ जाता है और वो शू को सिस्टर इन लॉ कहने लगता है और कहता है कि अब से हम फैमिली हैं। तो शू कहती है कि मैं कोई सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। तभी जो कहने लगता है कि तुम अपनी सारी चीजें पैक कर लो, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तो ये कहती है कि क्या मैं आगे भी स्टडी कर सकती हूँ।
जो कहता है कि अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी और तुम्हारे खाने पीने कपड़े और सारी चीजों का खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारी स्टडी का भी, तो तुम किसी बात की फिक्र मत करो। शू खुश जाती है। फिर इसके बाद वो जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है तभी वो जो से टकरा जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है। तो जो कहता है कि अगली बार से तुम मेरे पीछे मत चलना क्योंकि मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए बल्कि एक वाइफ चाहिए। तो शू हाँ कहती है। फिर जो उसे अपनी कार में बैठा देता है और जब उसका सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है तो वो जल्दी से अपना फेस कवर करने लगती है कि जैसे वो उसे किस करने जा रहा है। तो जो कहता है कि आजकल के यंग लोग भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हैं और फिर वो उसे कवर करता है। शू सोचती है कि क्या अभी ये हंस रहा था, मैंने इसे पहले कभी हंसते हुए नहीं देखी। शू पूछती है कि अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो जो बताता है कि कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये शौक होती है। तो जो बताता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नाजायज बच्चे नहीं होते। तो शू सोचती है कि वो बस बच्चों को प्रॉपर आइडेंटिटी देना चाहता है। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और ये सोचती है कि मैं 20 ईयर्स की हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने शहर के रिचेस्ट मैन से शादी कर ली। फिर ये जो से कह देती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब बच्चे के लिए कर रहे हो, तो फिक्र मत करो, बच्चे के पैदा होने के बाद हम कभी भी डिवोर्स ले सकते हैं। सो इसे मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि सर्टिफिकेट मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि तुम तो एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो तुम इसका क्या ही करोगी। तो कहती है कि मिस्टर जो मैरिज सर्टिफिकेट से कॉलेज में एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं। तो जोए से कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। तो ये कहती है कि मिस्टर जो सभी गार्ड भी तुम्हें यही कहते हैं। तो ये कहता है कि सभी तो आउटसाइडर्स है, तो तुम्हारा मुझे इस नाम से बुलाना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। तो इसके इतना बोलने पर शू से उसके जो नाम से बुलाती है। तो जो खुश जाता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे घर लेके जाता है। शू सो चुकी होती है इसलिए वो उसे उठा के कार से बाहर निकालता है। फिर जैसे ही शू की नींद खुलती है तो वो उसे कहती है कि मुझे नीचे उतार दो, नहीं तो कोई और हमें देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। इतने में यहाँ पर सभी गार्ड्स आकर शू का वेलकम करने लगते हैं और उसे मैडम कह रहे होते हैं। फिर जो की ग्रैंडमा भी बाहर आ जाती है और जो को चिल्लाने लगती है कि तुमने अब लाइन क्रॉस कर दी हो। फिर शू डर जाती है और जो से कहती है कि मुझे नीचे उतारो। शू कहती है कि ओल्ड मैडम आप मिस्टर जो को मत ब्लेम करो, ये बस मेरी हेल्प कर रहे थे। जो कहता है कि ग्रैंडमा अब ये लड़की बहुत ही यंग है तो इसे आप डराओ मत। तो ग्रैंडमा जो से कहती है कि अब जाकर तुमने कुछ अच्छा काम करे हो। और फिर इशू से कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ फाइनली घर आ गई, बस मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम्हें मेरे ग्रैंडसन जैसा 30 ईयर का ओल्ड मैन मिला है। तो शू कहती है कि ओल्ड मैडम इसमें मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ बल्कि मिस्टर जो इतने अच्छे हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम अभी भी मुझे ओल्ड मैडम कह रही हो, देखो मैं भी तुम्हारी ग्रैंडमा हुई। तो शू ने ग्रैंडमा कहती है और ये सुन के ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो शू के लिए बहुत सारी महंगी महंगी चीजें मंगवाती है और पूछती है कि तुम्हें इनमें से क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। शू मना करती है कि मुझे इतने महंगे कपड़े नहीं चाहिए, पर ग्रैंडमा फिर भी उसके लिए सारे महंगे महंगे कपड़े खरीद लेती है और सारी महंगी ज्वेलरीज भी। फिर इतनी सारी शॉपिंग करके बहुत बड़ा बिल भी बन जाता है और शू तो सब देखती रह जाती है। फिर जो कहता है कि ग्रैंडमा आप शॉपिंग करके हो गया हो तो हम डिनर कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि शू ज्यादा टाइम तक भूखी नहीं रह सकती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी और फिर वो उसके लिए सारी स्पेशल डिशेस मंगवाती है और बताती है कि सारा खाना स्पेशली उसके लिए और वो सब खा सकती है। शू याद करने लगती है कि कैसे जब वो अपने घर पे थी तो उसकी स्टेप मॉम उसे सारे अच्छे खाने सिर्फ उसके ब्रदर को देती थी और उसे कुछ नहीं देती थी और उस बेचारी को बस लेफ्ट ओवर खाने मिलता था। अब यहाँ पर वो सिर्फ वेजिटेबल वाली डिशेस खा रही होती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें सब खाना है, ये सब तुम्हारे लिए, नहीं तो हम फेंक देंगे। तो शू कहती है कि नहीं, इतना अच्छा खाना फेंकने की जरूरत नहीं। फिर वो खाने लगती है और पेट भर के सारी डिशेस खाती है। तो ये देखकर जो और उसकी ग्रैंडमा दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। फिर डिनर के बाद ग्रैंडमा शू को पूरा घर दिखाने के लिए लेके जाती है और जो इन लोग को ही देख रहा होता है। तो हाउसकीपर आंटी जो को इतना खुश देखकर सोचती है कि वो इतने टाइम बाद इतना खुश नजर आ रहा है। फिर वो उससे जाकर पूछती है कि वो शू को किस नाम से बुलाए। तो ये कहता है कि वो अब से इस फैमिली की डॉटर इन लॉ है और मेरी वाइफ है, तो आप लोग उसे मैडम कहेंगे। फिर इसके बाद ग्रैंडमा शू को एक रूम में ले आती है और कहती है कि अब से ये तुम्हारा रूम होगा और फिर उसे अंदर भेजकर वो बाहर से डोर लॉक करके चली जाती है क्योंकि ये तो जो का रूम होता है। और जैसे ही वो शावर लेकर बाहर निकलता है तो शू इसे देखकर शॉक रह जाती है और वो उससे कहने लगती है कि सॉरी, मैं यहाँ पर जानबूझ के नहीं आई थी। और वो जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो जोई से बताता है कि ग्रैंडमा ने दरवाजा लॉक करके गई है और अब तो वो सुबह तक खोलने वाली नहीं है, तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। शू कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारा रूम है, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आती। जो कहता है कि तुम्हारा मेरे रूम में होना गलत तो नहीं है क्योंकि ये तो लीगल है। शू कहती है कि लेकिन हम एक रूम में कैसे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक बेड है। जो कहता है कि ये हमारा पहली बार थोड़ी ना है। तो शू बहुत ही शाय हो जाती है और फिर वो जल्दी से शावर लेने के लिए बाथरूम चली जाती है और फिर जब वो यहाँ बेड पर आती है तो देखती है कि जो पेरेंटिंग बुक पढ़ रहा है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर जो यहाँ पर उसका चेकअप वगैरह करता है और उसे ऑयल से मसाज भी देता है और फिर वो शू को सुला देता है कि अब तुम आराम से सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो जैसे ही किचन में आता है तो वो देखता है कि शू ने पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी करके रखी है।
तो ये देखकर जो से कुछ कहने जा रहा होता है और शू को लगता है कि वो गुस्सा हो गया है। फिर वो तुरंत जाने लगती है और उसे सॉरी भी कहती है। तो ये उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने तुम्हें अपने घर पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। शू कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मुझे बच्चों के लिए लेकर आया, लेकिन तुमने अब तक मेरी काफ़ी हेल्प कर चुकी हो और मैं तुम्हें बदले में पैसे तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती और बस यही सब कर सकती हूँ। जो कहता है कि तुम्हें मुझे कभी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और हाँ ये तुम्हारा घर है और तुम्हें घर पे और मेरे सामने कभी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो शू सोचने लगती है कि क्या सच में मैं इस घर को अपना घर समझ सकती हूँ और क्या सच में जो मेरी फैमिली है और क्या मैं ये फील कर सकती हूँ। फिर शू जल्दी से जो को हक कर लेती है और उसे थैंक यू बोलकर यहाँ से जा रही होती है। तो वो उसे रोकता है और उसकी स्लीपर पहनाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गया होता है और यहाँ पर ये सभी जो के लिए बहुत सारी लड़कियों को इन्वाइट करते हैं, पर जो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या हो गया अगर तेरी शादी हो गई तो क्या तू बाहर इंजॉय नहीं करेगा। जो कहता है कि तुम लोग इंजॉय करो, मैं घर जाता हूँ। पर फिर ये लोग इससे ज्यादा ही रोकने लग जाते हैं। जो को भी याद आता है कि शू का ये सोने का टाइम है, तो अभी वो ठीक से सो रही होगी तो मुझे उसे सोने देना चाहिए, मैं 10 मिनट बाद जाऊंगा जब वो सो जाएगी। तो फिर वो यहीं पर ही ड्रिंक करने लगता है और हम देखते हैं कि शू तो जो को पिक करने के लिए बाहर के बाहर पहुंच जाती है और वो ग्रैंडमा की बात याद करती है। ग्रैंडमा ने शू को बोली है कि वो जो को कंट्रोल तो नहीं कर सकती है, इसलिए वो जो को घर पिक करके लेकर आए। शू सोचती है कि ग्रैंडमा ने मेरे लिए इतना कुछ करी है तो मुझे उन्हें बदले में रीपे करना चाहिए और उनका बोला हुआ काम करना चाहिए। फिर शू जैसे ही अंदर जाने लगती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर माइनर्स अलाउड नहीं है। तो शू कहती है कि अब मैं 20 इयर्स की हूँ और बड़ी हूँ, आप लोग मेरा आईडी देख सकते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम कॉलेज गए हो और ऐसे ड्रेसअप होके आई हो तो जरूर यहाँ पर सेल के लिए आई होंगी। शू कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ सेल के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने आई हूँ। पर ये सिक्योरिटी गार्ड तो इसे परेशान करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। फिर शू जल्दी से जो को कॉल करने लगती है तो ये लोग इसका फोन भी छीन लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम अपने हस्बैंड को कॉल करने जा रही हो, तो ठीक है हम लोग तुम्हारे हस्बैंड से ही बात कर लेते हैं। जो जैसे ही हेलो कहता है तो ये लोग फोन में जो का नाम पढ़ते हैं और डर के फोन ही गिरा देते हैं। तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम डर क्या रहा है, तूने सच में इस लड़की की बात पर बिलीव कर लिया, आखिर मिस्टर जो ऐसे शेमलेस लड़की के हस्बैंड थोड़ी ना होंगे, वो इतना रिचेस्ट मैन है। शू कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा हस्बैंड सच में मिस्टर जो है। पर फिर भी लोग बिलीव नहीं करते और शू को परेशान करे जा रहे होते हैं। तो शू जल्दी से इन लोगों को चकमा देकर अंदर भागने लगती है। फिर ये लोग उसके पीछे जाते हैं और उसका मुंह बंद करते हुए उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो बिल्कुल आवाज ना कर पाए। पर इतने में यहाँ पर जो शू को ढूंढते हुए लिफ्ट से बाहर आ जाता है। तो जो को देखकर सिक्योरिटी गार्ड तो डर जाते हैं और शू जल्दी से जो के पास आ जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो से माफी मांग रहे होते हैं कि उन लोग को सच में नहीं पता था कि ये उसकी वाइफ है, नहीं तो वो लोग उसके साथ ऐसे रेट नहीं करते। जो का फ्रेंड शू का बदला निकालने के लिए इन लोगों को खूब मारता है और फिर गार्ड्स इनको मार मार के इनके कपड़े भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और फिर जो के सभी फ्रेंड्स शू को देखकर उसे पूछने लगते हैं कि क्या यही तुम्हारी वाइफ है, यानी कि हमारी सिस्टर इन लॉ, ये तो सच में बहुत ही यंग है, क्या तुम लोग की मैरिज सर्टिफिकेट रियल भी है या नहीं। जो कहता है कि अब तुम लोगों ने मेरी वाइफ को अच्छे से देख लिए हो तो अपना काम करो। फिर वो सभी डर के चुपचाप से अपना ड्रिंक करने लगते हैं और जो शू से पूछता है कि तुम इतनी रात को सोने के बजाय यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शू कहती है कि मुझे यहाँ पे ग्रैंडमा ने भेजी है, उन्होंने कहा इतनी रात हो गई है और तुम बाहर क्या कर रही हो, तो मैं तुम्हें पिक करके घर लेकर आऊँ। तो ये कहता है कि अच्छा तो शादी के बाद तुम यहाँ पर मेरे फेस पे मुझे शूट करने आई हो। ये कहती है कि नहीं नहीं, आखिर मैं तुम्हारे फेस पे कैसे शूट कर सकती हूँ, मेरी हिम्मत थोड़ी ना है। तो जो कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता होगा ना कि शादी से पहले तो मैं हमेशा ही बार में रहता था और पूरी रात जागता था। शू कहती है कि लेकिन रात भर जागना हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और ड्रिंक करना भी अच्छा नहीं है और इतनी सारी लड़कियों के साथ रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सुनकर जो के सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। फिर जो कहता है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारी सुनूंगा और यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगा। तो शू शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी सुनोगे। जो उसका फेस पकड़ता है और कहता है कि मेरी वाइफ रात के 12 बज चुके हैं तो हम दोनों का जागना अच्छा नहीं है ना, तो हमें घर चलना चाहिए। फिर शू जो को लेकर यहाँ से जाने लगता है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसे बाय कर रहे होते हैं। तभी चीमो यहाँ पर आ जाता है और जो से कहता है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। जो कहता है कि अभी तुम्हारे पास वाइफ नहीं है ना तो तुम क्या ही समझोगे, चलो अब रास्ते से हटो। और फिर जो शू का हाथ पकड़ के उसे साथ में बाहर लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो घर से निकल रही हो शू घर से निकल रही होती है कॉलेज जाने के लिए और तभी यहाँ पर जो अपनी कार लेकर आ जाता है। तो शू पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो बताता है कि मैं तुम्हें कॉलेज लेके चलने आया हूँ और हर दिन मैं ही तुम्हें छोड़ने जाया करूँगा। फिर ये कहती है कि ठीक है
तभी यहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाती है। तो शू कहती है कि ग्रैंडमा आप भी सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तो ग्रैंडमा कह रही है कि आज तुम कॉलेज के लिए जा रही हो तो आखिर मैं तुम्हें छोड़ने कैसे नहीं आती? शू कहती है कि ग्रैंडमा फिक्र मत करो, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और बेबी का भी। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मुझे फिर भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। ये बताओ क्या तुम्हारा बैग बहुत हैवी है? तो मैं किसी को अरेंज कर दूं तुम्हारा बैग पकड़ने के लिए, और मैं तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन में अच्छा न्यूट्रिशियस खाना अरेंज करवा देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से खाने को मिले। जो कहता है कि ग्रैंडमा क्यों ना मैं पूरा कॉलेज ही इसके लिए खरीद दूं। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो शू हंसने लगती है और कहती है कि ग्रैंडमा अब मुझे लेट हो रहा है तो आप फिक्र मत करो, घर आने के बाद मैं आपके साथ ही टाइम स्पेंड करूंगी। और फिर वो बैग उठकर जाने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अपना ख्याल रखना, और जो से कहती है कि तुम शू का ख्याल रखना। फिर जो शू को कॉलेज के बाहर ले आता है और उसे साथ अंदर भी लेके जा रहा होता है। तभी वो सोचती है कि इसने काफी मेरी हेल्प कर चुका है तो मुझे इसे और ट्रबल नहीं देना चाहिए। शू कहती है कि शायद मुझे अंदर अकेले ही जाना चाहिए। तो कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ? शू कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मैं अच्छे से स्टडी करना चाहती हूँ और यहाँ के लोगों को बहुत गॉसिपिंग करने का शौक है, तो हम साथ अंदर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मान जाता है, लेकिन कहता है कि मेरे 3 रूल्स है कि तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मेरा कॉल उठाना मत भूलना। तो शू कहती है कि मैं समझ गई, और फिर वो इसे बाय बोलकर जा रही होती है और जो उसे जाते हुए देखता है। तभी यहाँ पर लिन की कजिन रैन आई होती है और ये जो को देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ये देख लेती है कि शू से ही देख रही है और वो उसे देख रहा है। फिर रैन शू को परेशान करने के लिए कॉलेज से मिले हुए उसके पैसे को यूज करके उससे नेकलेस खरीद लेती है और अपनी फ्रेंड्स को दिखा रही होती है और बताती है कि ये मैंने उन पैसों से खरीदी हूँ जो कॉलेज के गरीब स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन उन गरीबों को पैसे खर्च करना थोड़ी ना आता है, तो इससे अच्छा मैंने इसे अपने ऊपर खर्च करी। तो इसके फ्रेंड्स तो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि उसने बड़ा ही अच्छा काम किया। तभी इतने में यहाँ पर शू आ जाती है और वो बहुत ही खुश होती है कि अच्छा हुआ कॉलेज से गरीब स्टूडेंट के लिए पैसे मिलते हैं, मैं इससे अपनी ट्यूशन फीस भर सकती हूँ। पर जैसे ये खोलती है तो इसके अंदर पैसे होते ही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर ये रैन और उसके फ्रेंड्स की बातें सुन लेती है कि पैसे रैन ने ले लिए। फिर शू को जो की बात याद आती है कि उसने इसे बोला था कि तुम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करना। फिर ये डायरेक्टली रैन के पास जाकर उसे पूछ लेती है कि मेरे पैसे तुमने लिए हो ना? तो वो भी मान जाती है कि हाँ मैंने तुम्हारे पैसे लिए। फिर रैन के फ्रेंड्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं और शू से कहते हैं कि ये पैसे रैन ने ली थी तो अब ये रैन के हुए। शू कहती है कि रुको, मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से बात करती हूँ कि ये पैसे गरीब स्टूडेंट के लिए थे या फिर तुम्हारे लिए। फिर शू जैसे यहाँ से जाने लगती है तो रैन अपने फ्रेंड्स को इशारा करती है और ये लोग जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो शू रैन से पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, तुम क्या करना चाहती हो? रैन कहती है कि अगर तुमने इस बारे में प्रिंसिपल को कुछ भी बताई तो मैं तुम्हें कल कॉलेज से निकलवा दूंगी। तो शू इन सभी को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग बहुत अमीर हो, तुम लोग पहनते होंगे बहुत अमीर कपड़े और महंगी ज्वेलरीज वगैरह, तुम्हें तो इन पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये पैसा हम जैसे गरीब स्टूडेंट की जरूरत है, तो आखिर तुम लोग इससे अपनी डिजायर पूरी करने के लिए इस पैसे को कैसे ले सकते हो? रैन कहती है कि तुम गरीब स्टूडेंट मरो या जियो, इससे आखिर मेरा क्या? तो शू यहाँ से जाने करती है तो रैन कहती है कि इसे पकड़ो। फिर रैन के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि शू ने सेम वैसी ही नेकलेस पहनी है जैसा उसके पास है। तो रैन जल्दी से शू का नेकलेस ले लेती है और ये लोग देखते हैं कि ये तो सच में रियल लग रहा है, क्या इसने कहीं से चुरा के लेकर आई है? तो रैन कहती है कि हाँ इसने जरूर कहीं से चुरा के लाई होगी। शू कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की और ये मेरा है। तो रैन नहीं मानती है और कहती है कि तुम लोग इसकी अच्छे से तलाशी लो, क्या पता इसके पास और चोरी का सामान निकलेगा। फिर ये लोग शू को बुली करे जा रहे होते हैं और उसकी सारी बैग वगैरह भी खोलकर सारी चीजें नीचे गिरा देते हैं। तभी रैन उसमें एक मेडिसिन देकर पहचान जाती है और शू से कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और फिर याद करती है कि आज जो उसे छोड़ने आया था, लेकिन ये सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो जैसा रिच बंदा इस गरीब लड़की को कैसे लाइक करेगा। फिर शू यहाँ पर इन लोगों से अपना हाथ छुड़ा लेती है और रैन को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हो। रैन कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास इतने महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरीज वगैरह कैसे है? क्या तुमने बाहर किसी रिच बंदे को फंसाई हुई हो, तभी तो तुम प्रेग्नेंट भी हो? शू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका तुमसे क्या लेना देना है। फिर सभी लोग कहने लगते हैं कि अब तो शू को कॉलेज से निकाला जाएगा। रैन कहती है कि तुम प्रिंसिपल के पास जाना चाहती थी ना, तो चलो चलते हैं और फिर देख लेते हैं कि प्रिंसिपल तुम्हारी ये सारी हरकतें देखने के बाद तुम्हें फिर भी यहाँ पे रहने देंगे या फिर तुम्हें अभी इसी वक्त निकाल देंगे। और फिर लोग जबरदस्ती इसे पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाते हैं और पुश कर देते हैं। और तभी शू यहाँ पर लिन को देखती है जो कि प्रिंसिपल के साथ थी और लिन भी शू को देखकर पहचान जाती है और सोचती है कि तो वही लड़की है ना जिसकी वजह से जो ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। फिर यहाँ पे रैन अपने फ्रेंड्स के साथ शू के खिलाफ कंप्लेंट करने आ जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि वो कैरेक्टर की बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है और प्रेग्नेंट है और कॉलेज का एनवायरनमेंट खराब कर रही है, तो ऐसी लड़की को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। शू कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रही और ये मेरे बारे में सब झूठ बोल रही है।
तभी लिन जल्दी से प्रिंसिपल को कहने लगती है कि रेन मेरी कजिन है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए अच्छा ही होगा कि इस लड़की को कॉलेज से निकाल दिया जाए, नहीं तो अगर इसके बारे में बाहर फैल गया तो कॉलेज की इमेज खराब हो जाएगी। तो शू कहने लगती है कि प्रिंसिपल कॉलेज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई स्टूडेंट शादी और बच्चे नहीं कर सकते। रेन इसे कहती है कि अच्छा तुम बोल रही हो कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है? हमने तो कभी नहीं सुने कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो हम कैसे बिलीव करें? फिर प्रिंसिपल भी शू से कहते हैं कि अगर तुम सच कह रही हो तो यहाँ पर अपने हस्बैंड को ब्लॉ प्रूफ करने के लिए, और अगर तुम ये नहीं कर पाओगी तो तुम यहाँ कॉलेज में नहीं रह सकती। लिन कहती है कि इसका ये मतलब है कि रूल के हिसाब से तुम्हें कॉलेज से निकाला जाएगा। तो शू सोचती है कि मैं जो का नाम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी एक दिन हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाना है, तो मैं आखिर उसके लिए और प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। फिर प्रिंसिपल कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कह रही हो, इसका ये मतलब है कि ये लोग सच कह रहे हैं, फिर तो मैं अभी तुम्हें कॉलेज से निकाल रहा हूँ। और वो उसका डॉक्यूमेंट उसके मुंह पे फेंक के मारते हैं। शू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम इसे कैसे निकाल सकते हो। और फिर वो जल्दी से शू को उठाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो कहती है कि हाँ। फिर प्रिंसिपल जो से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि आप यहाँ पर बिना बताए कैसे आ गए? मिस्टर जो, अगर आपने पहले बताया होता कि आप यहाँ पर आने वाले तो मैं आपका वेलकम करने के लिए जाता। जो कहता है कि प्रिंसिपल आप ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आप कैसे मजाक कर रहे हैं, मैंने आपको कब बुलाया? जो कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि इस लड़की का हस्बैंड यहाँ पर आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या वो सच कह रहा है? तो जो कहता है कि हाँ, मैं शू का लीगल हस्बैंड हूँ और उसके होने वाले बच्चे का डैड भी। और फिर अब वो प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या अभी भी आप इसे निकाल रहे हैं? तो लिन जो को चिल्लाती है कि आखिर तुम इसके बच्चे के डैड कैसे हो सकते हो, मैं तो इससे काफी ज्यादा अच्छी हूँ। जो कहता है कि तुम इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो, बल्कि मैं इसका कंपैरिजन तुमसे कभी कर ही नहीं सकता। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये शू को स्लैप मारने आ रही होती है। इतने में प्रिंसिपल इसे स्लैप लगाता है और कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर प्रिंसिपल यहाँ पर जोर से माफी मांगता है और कहता है कि सब इन लड़कियों की गलती है, इन लोगों ने आपकी वाइफ को फ्रेम किया और मैं भी इन लोगों की बातों में आ गया था। फिर जो शू को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए लंच लेकर आया, तो तुम जाकर बाहर लंच करो, मैं इन लोगों से निपटता हूँ और तुम डरो मत, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। फिर शू बाहर चली जाती है और फिर प्रिंसिपल इन डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा होता है और बाकी लड़कियों को कॉलेज से निकाल रहा होता है। और जो से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इन सभी को यहाँ से निकाल रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो के गार्ड्स आ जाते हैं और इन सारी लड़कियों को और प्रिंसिपल को भी पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं। और फिर जो ऑर्डर दे देता है कि इन लोगों को इतना दूर फेंकना कि ये लोग दोबारा कभी शू को परेशान ना कर सके। फिर जो बाहर जाता है और देखता है कि शू लंच करते हुए रो रही है। फिर वो उसे अपनी जैकेट से कवर करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें दोबारा रोना नहीं है। शू कहती है कि मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ ना, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ जाती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मेरी ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। शू कहती है कि मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव मत करो, क्योंकि एक दिन जब तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तभी जो शू को किस कर लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूँ तो इसकी आदत डाल लो। और फिर वो कहता है कि अब हम घर चलते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा इन लोगों को काफी देर से वेट कर रही होती है। फिर जैसे ही जो यहाँ पर शू को लेकर आता है, ग्रैंडमा देखती है कि शू तो सो रही है, तो वो जल्दी से इन लोग को रूम में जाने का इशारा करती है। फिर जो शू को रूम में लाकर लेटा रहा होता है, तभी वो उठ जाती है। तो ये कहता है कि अब तुम जाकर अपना शावर ले लो। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि शू और जो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जैसे ही शू रेडी होकर आती है तो जो उसे देखते रह जाता है। तभी वो पूछती है कि शायद मेरा पार्टी में जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं कहीं तुम्हें एम्बेरस ना कर दूं। जो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो आखिर तुम्हें पार्टी में ले जाना कैसे गलत हो सकता है, और तुम फिक्र मत करो, वहां पर जाने के बाद तुम अच्छे से एंजॉय कर सकती हो। फिर ग्रैंडमा भी शू को समझाती है कि ऑक्शन पार्टी में जाने के बाद तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें जो पसंद आए वहाँ पे खरीद लेना और कुछ भी सोचना मत। देखो, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं खरीदेगा तो ग्रैंडमा तुम्हारे लिए खरीदेंगी। जो कहता है कि ग्रैंडमा अपनी वाइफ की केयर करना मैं जानता हूँ और आप फिक्र मत करो। फिर दोनों ही ग्रैंडमा को बाय बोलकर साथ में पार्टी में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये लोग पहुंचते हैं तो जो से सवाल करने के लिए सारी रिपोर्टरों से घेर लेते हैं। तो जो उन लोगों को चिल्लाता है कि उन लोगों की वजह से उसकी वाइफ कितनी दूर हो गई। और फिर जो शू का हाथ पकड़ के उसे पार्टी में लेके जाता है और उसे बैठा देता है। और फिर ये देखकर सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि जो की शादी हो गई है। और ये सभी लोग शू की बुराई करने लगते हैं कि आखिर इस लड़की ने मिस्टर जो को कैसे फंसाई होगी। फिर लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मिस्टर जो इस लड़की के लिए सीरियस थोड़ी ना होंगे।
और इन लोगों ने बस बच्चे के लिए इसे रखे क्योंकि इस लड़की के पास तो कोई रिंग भी नहीं है। जो यहाँ कॉल पे बात कर रहा था पर वो इन लोग की सारी बातें सुन लेता है तो इसे बहुत बुरा लगता है। फिर शू भी सोच में पड़ जाती है कि हाँ, मुझे अपनी जगह हमेशा याद रखनी चाहिए। तो सभी से कहता है कि किसने कहा कि मेरी वाइफ के पास वेडिंग रिंग नहीं है, और फिर वो सभी के सामने अपनी रिंग निकाल कर शू को पहना देता है। फिर ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सारी ज्वेलरीज पे बिडिंग वगैरह लगना स्टार्ट होती है और जो सारी ज्वेलरीज को शू के लिए खरीद लेता है और सभी लोग बस देखते रह जाते हैं। फिर वो शू से कहता है कि अब तुम थक गई होगी ना, तो हम लोग घर चलते हैं। और फिर ये सभी को बताता है कि मेरी वाइफ को नींद आ रही है तो हम लोग घर जा रहे हैं, तो अब मैं बाकी की चीजें आप लोगों को खरीदने के लिए छोड़ रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो शू को लेकर चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शू की स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को देखते हैं जो कि इस न्यूज को देख लेते हैं कि कैसे रिचेस्ट मैन जो अपनी वाइफ शू के साथ ऑक्शन पार्टी में गया हुआ है। ये देखकर इन लोग को बहुत ही गुस्सा आती है कि शू कितने मजे कर रही है और हम लोग यहाँ इस हाल में पड़े हुए। इन लोग को बहुत ही गुस्सा आती है कि ऐसे कैसे वो रिचेस्ट मैन से शादी करने के बाद हमें यहाँ कुछ फायदे नहीं देगी। फिर यहाँ पर लिन और रैन भी आ जाती है जेल से भागकर इन लोग के साथ मिलकर शू से बदला लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ने यहाँ पर बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए बहुत सारे कपड़े मंगवाई होती है और वो बहुत सारे कपड़े चूज करके खरीदे जा रही होती है। तो शू कहती है कि ग्रैंडमा ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे आखिर ट्विंस होने वाले। फिर मेड यहाँ पर शू को बताती है कि उसके लिए कोई पार्सल आया जिसके लिए उसे खुद साइन करने की जरूरत है। तो शू पार्सल लेने के लिए बाहर जाती है और देखती है कि यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर आया। वो उसे दिखाता है कि उसने बॉक्स में उसकी मॉम की अस्थियां लाए। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर इसके साथ क्या करने वाले हो। तो कहता है कि मैं क्या ही करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम को दिखाने के लिए कराया हूँ कि तुम कितनी अच्छी लाइफ जी रही हो। शू कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं किसी को भी बुला लूंगी और फिर तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तो कहता है कि बुला लो, मैं भी देखता हूँ कि मुझे पकड़ने के लिए कोई जल्दी आता है या फिर ये चीज जल्दी फूटती है। शू डर जाती है और कहती है कि ऐसा मत करना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इसका स्टेप ब्रदर कहता है कि मुझे $10 मिलियन चाहिए और तुम्हें सारे पैसे बताए हुए एड्रेस पर लाने होंगे। अगर तुम नहीं लाओगी तो फिर तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। शू कहती है कि इतने सारे पैसे आखिर 10 मिलियन मैं कहाँ से लाऊंगी, इतने पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो कहता है कि तुम फूल हो या फिर फूल बनने का प्रिटेंड कर रही हो, तुम्हारी शादी अब रिचेस्ट मैन के साथ हुई है तो 10 मिलियन तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो शू कहती है कि वो पैसे मेरे थोड़ी ना जो के हैं, तो आखिर मैं तुम लोगों को इतने सारे पैसे एक बारी में कैसे दूंगी। तो ये कहता है कि फिर उसके पास कार्ड भी तो है ना और ज्वेलरी भी तो है, मैं नहीं जानता कि तुम किस तरीके से हमें पैसे दोगी, बस कल तक हमें पैसे मिल जाने चाहिए। फिर यहाँ पर जो बाहर आ जाता है और शू से कहता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। हम देखते हैं कि शू का स्टेप ब्रदर यहाँ से जा चुका होता है और जो शू से पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया और डिलीवरी कहाँ पर है, तुम तो यहाँ पर साइन करने आई थी ना। तभी शू कहती है कि मुझे ना कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो कहता है कि हाँ, तुम्हें जो चीज चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। फिर शू काफी देर तक सोचती है और उसे कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस एक हक चाहिए। तो जो से हक करता है और शू सोचती है कि मुझे तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ब्रेव बनना है, इसलिए अब मैं इस चीज को अकेली डील करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू अपनी स्टेप मॉम के घर पहुंचती है और जल्दी से वो रिकॉर्डिंग चालू कर लेती है और फिर डोर नॉक करती है। फिर शू जैसे यहाँ पर आती है तो इसका स्टेप ब्रदर पूछता है कि पैसे कहाँ पर है। ये कहती है कि पहले मुझे मेरी मॉम के एशेस चाहिए, फिर ही मैं पैसे दूंगी, नहीं तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। तो इसका स्टेप ब्रदर इसे इसकी मॉम के एशेस ला कर दे देता है। फिर वो कहता है कि आप पैसे दो तभी तुम्हें मिलेंगे। तो ये कार्ड देती है और बताती है कि इसमें 10 मिलियन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ जो से मिलने गई होती है, तो इसे देखकर ये जल्दी से शू को कॉल लगाने लगता है। तो कहती है कि कॉल लगाने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं उठाने वाली। तो जोई से चिल्लाता है कि अगर तुमने उसे टच भी करी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिन कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम जैसा रिचेस्ट बंदा एक मामूली सी गरीब कॉलेज गर्ल को लाइक करेगा। जो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि शू कहाँ पर है। तो ये चिल्लाती है कि अगर तुम सच में सिर्फ इससे प्यार करते हो तो फिर उन सारी लड़कियों का क्या जिसके साथ तुम पहले रिलेशन में थे, और मेरा क्या। जो कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रिलेशनशिप में था। लिन कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जिस लड़की में तुम इतना इंटरेस्ट ले रहे हो ना वो कैसे टाइप की है। मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाती हूँ कि वो तुम्हें क्या समझती है। और फिर ये जो को वीडियो दिखाती है जिसमें शू अपने स्टेप ब्रदर को वो 10 मिलियन का कार्ड दे रही थी और ये कहती है कि देखो ये कैसे तुम्हारे पैसे लेकर अपनी स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर पे खर्च कर रही है और वो बस तुम्हें पैसों के लिए यूज कर रही है और कुछ भी नहीं। तो ये कहता है कि बस इतना ही। मैं तो इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि वो मुझसे पैसों के लिए प्यार करती है और उसे जितना पैसा चाहिए मैं उतना उसे दे सकता हूँ, और अगर वो मुझसे मेरी पूरी फैमिली का भी पैसा मांगेगी तो मैं उसे दे दूंगा। तो तुम समझ गई ना, अब निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर ये जाके अपनी कार में बैठ जाता है और जो की गार्ड्स लिन को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि शू अपनी मॉम के एशेस उठा के लेके जा रही होती है। इतने में यहाँ पर रैन पहुंच जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ से जाने वाली हो।
शू का स्टेप ब्रदर कहता है कि ठीक है, अब बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। शू बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यानी कि तुम सब मिले हुए हो। रेन कहती है कि ऑफ कोर्स, नहीं तो तुम यहाँ पर कैसे आती। शू अपने बेबी के लिए बहुत ज्यादा डर जाती है और रेन कहती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारे ट्विंस होने वाले, अब तो मैं तुम सभी को मार दूंगी। और फिर ये डंडे से मारने जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शू को बचाने के लिए पहुंच जाता है और वो जल्दी से उसे हक करते हुए शू को बचाने लगता है और उसके सर में चोट लग जाती है। फिर यहाँ पर जो के गार्ड्स पहुंच जाते हैं और सभी को पकड़ के ऐसे लेकर जाते हैं और शू तो जो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे और बच्चे का क्या होगा। जो कहता है कि रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो अपने गार्ड्स के जरिए इन लोगों को पकड़वा लेता है और शू से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो कि इन लोगों से कैसे डील किया जाए। तभी इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं क्योंकि शू ने पहले से ऑफिसर को बुलाई हुई थी। शू अपनी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर के खिलाफ पुलिस को एविडेंस दे देती है और फिर पुलिस ऑफिसर इन सभी को यहाँ से लेकर जाते हैं। तो जो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि अच्छा, तो तुमने सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखी थी। शू कहती है कि हाँ, तुम्हारे और ग्रैंडमा के प्यार ने मुझे इतना ब्रेव बनाया और वो इसके लिए थैंक यू बोलती है। फिर दोनों ही किस करते हैं और तभी इतने में शू का पेट दुखने लगता है तो वो कहती है कि डिलीवरी का टाइम हो गया। फिर इसके बाद जो जल्दी से शू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर हम देखते हैं कि उसकी डिलीवरी सेफली हो जाती है और उसके ट्विंस होते हैं। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश होती है और जो जल्दी से शू को देखने चाहता है कि वो बिल्कुल सेफ है। फिर ट्विंस होने की खुशी में ग्रैंडमा बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करती है शू और जो के लिए और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।